नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मुझे अपनी ओर से सभा के माननीय सदस्यों की ओर से अंतर संसदीय संघ आईपीयू के अध्यक्ष महामहिम श्री दुआर्ते पशेको जो भारत दौरे पर आए हुए हैं, वह हमारे माननीय अतिथि के रूप में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। महामहिम रविवार 14 नवंबर 2021 को भारत आए थे। अब आज विशेष बॉक्स में बैठे हुए हैं। वो शनिवार 20 मार्च 2021 को भारत से प्रस्थान करने से पहले दिल्ली के अलावा आगरा और गोवा का भी दौरा करेंगे। हम महामहिम के हमारे देश में सुखद फलदायक प्रवास की कामना करते हैं। महामहिम के माध्यम से हम अंतर संसदीय संघ की सभी संसद सदस्यों के साथ ही पुर्तगाल की सरकार और पुर्तगाल की महान जनता को हमारी शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 261 श्रीमती अपूर्वा पोद्दार, एडवोकेट डीन कुरियाकोस। माननीय मंत्री जी। श्रीमान उत्तर सदन के पटल पर है। श्री भर्तृहरि महताब जी। This deals with teachers training. In the answer, of course, the minister has stated about development or launching an integrated teacher training program called NISTHA. My question is relating to the teachers' educational institutions that are there throughout the country. As it is in the concurrent list, most of the states have built up government teachers training colleges, and National Council of Teachers Education is the body which looks after or gives affiliation and recognition to these teaching colleges. I would like to understand from the minister, as there are regional bodies which go around and inspect the teachers training colleges, whether any specific guideline has been fixed to approve such government colleges, because in Odisha I have found, it has reported in media that all the teachers training colleges have been de-affiliated by the National Council of Teachers Education, and last year, means 2021, not a single student got admitted because central government has withdrew affiliation and recognition of these colleges. There may be some shortfall, time may be given. Therefore, I would like to understand from the minister whether he will take active interest in providing affiliation to these colleges and give some adequate time so that the state government can fill up all those inadequacies and allow the students to complete, to be there, to study, because we have large number of vacancy in teaching situation, in providing teachers. Therefore, I would request the minister, or I would ask the minister whether he is going to take active steps in this regard. श्रीमान, पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को ये अवगत कराना चाहूँगा श्रीमान कि कोई भी बीएड कॉलेजों को बंद नहीं किया गया है, लेकिन मानक के आधार पर जो कॉलेज अपनी उत्कृष्टता और उन मानकों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे संस्थानों को इस समय ये जरूर हुआ है, क्योंकि पूरे देश भर से जो शिकायतें आती थी कि जो बीएड कॉलेज होते थे उनका स्तर लगातार गिर रहा है, और इस समय जो राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण जो हमारा काउंसिल है, उस परिषद ने जो मानक है उनको थोड़ा सा कड़ाई से किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि वो सभी मानकों पर खरा उतरता है तो उसको निश्चित रूप में मान्यता है,
हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत अब 4 वर्षीय बीएड कोर्स होगा। अब इंटर करने के बाद बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड या बीए बीएड होगा, लेकिन वो अभी 2030 तक लगातार चरणबद्ध तरीके से होगा और उन संस्थानों को अभी बंद करने का कोई ऐसा निर्णय नहीं है। माननीय जगदम्बिका पाल जी, माननीय सदस्यगण, फिर आग्रह कर रहा हूं अध्यक्ष शॉर्ट महोदय, में क्वेश्चन पूछें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि हम शिक्षकों की उत्कृष्टता और उनके गुणवत्ता को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बनाए रखने के लिए हम अपने बीएड कॉलेजेस के या टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस के, जैसा भर्तृहरि मेहताब जी ने पूछा है, कि उसको बनाने के लिए हमने कुछ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत टीचर से 50 घंटे व्यावसायिक विकास कार्यक्रम की अपेक्षा की गई है। तो क्या पूरे वर्ष में 50 घंटे की अपेक्षा की गई है, वो करें या ना करें, या ये मैंडेटरी करने पे विचार करेंगे कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक कम से कम सुनिश्चित एक निर्देश हो, समवर्ती सूची में है, क्योंकि उस टीचर्स की अगर उत्कृष्टता को बनाए रखना चाहते हैं। और पिछले दिनों कोविड-19 के कारण इन बीएड कॉलेजेस के टीचर्स की जो अप्रूवल होने थे वो यूनिवर्सिटीज में बंद होने के कारण नहीं हो पाए। तो शायद वो जवाब नहीं आया जो भर्तृहरि जी ने पूछा था कि क्या उनको समय सीमा और देंगे कि जिससे कि अप्रैल में जो बैठकें हो रही हैं उस समय तक ये टीचर्स के अप्रूवल यूनिवर्सिटीज कर लें और फिर उस मानक के अनुसार आप उनको बीएड को जो एक कार्रवाई डिफरेंट की कर रहे हैं वो रुक जाए। मैं ये जो बीएड कॉलेज हैं और राज्यों में जो प्रशिक्षण का है और जो माननीय सदस्य की चिंता है, राज्यों में जहां हम केंद्र स्तर पर करते हैं वहां राज्यों में भी राज्य प्रशिक्षण के उनके जो संस्थान हैं और नीचे जिलों में डाइट तक भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अध्यापक प्रशिक्षण का जहाँ तक विषय है कि जो अध्यापक हो गए हैं उनके प्रशिक्षण का है, तो हमने निष्ठा, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का शायद ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा अध्यापक प्रशिक्षण का, जो लगभग 92 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि कोरोना काल में ये कैसे प्रशिक्षण हुआ। मुझे सदन को बताते हुए ये खुशी होती है कि कोरोना काल में भी हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण करवाया और लगभग 27 लाख अध्यापकों को हमने प्रशिक्षित किया, जबकि 30 लाख से भी अधिक अध्यापकों की अभी रजिस्ट्रेशन है और ये हमारी अनवरत प्रक्रिया है। तो इसलिए जो निष्ठा है वो सभी राज्यों को, पिछले 18, 19, 20 और 20-21 का यदि मैं कहूँ तो 1,07,64,000 से भी अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया, जिसमें 2,500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्यों को दिया है केवल अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए। क्वेश्चन श्री रितेश पांडे। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सबसे पहले मैं एनईपी में जो लैंगिक समानता का मॉड्यूल आपने इंक्लूड किया है इसके लिए मैं सराहना करता हूं, बहुजन समाज पार्टी इसकी सराहना करती है। लेकिन क्या सरकार इस मॉड्यूल में विभिन्न लिंगों के बीच स्वस्थ रिश्ते और आचरण कायम हो, इसके लिए इसको प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रशिक्षण देने का काम करेगी टीचर्स को, कंसेंट ट्रेनिंग के बारे में कि बच्चों को कैसे कंसेंट ट्रेनिंग दी जाए, और को शामिल करने की आपकी कोई योजना है कंसेंट ट्रेनिंग को लेकर के? जो हमारे देश में एनईपी में जो है अभी विभिन्न लिंगों के बीच स्वस्थ रिश्तों को कायम करने के लिए कंसेंट ट्रेनिंग के बारे में माननीय मंत्री जी का क्या सुझाव है, क्या इसको आप शामिल करेंगे? निश्चित रूप में यदि एनईपी को श्रीमान देखेंगे तो एनईपी का 5.21 ये कहता है कि हम इसको सभी समावेश करेंगे, और यहाँ तक जो विकलांग दिव्यांग बच्चे और ऐसे छात्र हैं जिनको ज़रूरतें हैं, तो वो किसी भी विशेष क्षेत्र का है, वो एनईपी में बाकायदा उसको बहुत शीर्ष प्राथमिकता दी गई कि इस प्रकार के बच्चों को अध्ययन कराने के लिए विशेष लोगों की ट्रेनिंग का प्राविधान। श्री तापिर गांव।
ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका माध्यम से मैं ऑनरेबल शिक्षा मंत्री से ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने अभी कहा कि 17,23,000 निष्ठा के तहत तीसरा ट्रेनिंग दिया गया है। मैं पूर्वोत्तर राज्यों से आता हूँ, जहाँ दूर दराज इलाका के टीचरों को वहाँ ट्रेनिंग दिया जाने में 8 प्रदेश है पूर्वोत्तर राज्यों में। वहाँ नया एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हमारा शिक्षा मंत्री वहाँ टीचर ट्रेनिंग के लिए कितना दंड, कितना रुपया वहाँ असिस्टेंस के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के 8 प्रदेशों में दिया है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं अलग से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चाहेंगे तो उनको जिलेवार भी दे सकता हूं और राज्यवार, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं और आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों पर मोदी सरकार की विशेष करके नज़र है कि पूर्वोत्तर राज्यों को हर दृष्टि से, शिक्षा को सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से और शिक्षा के व्यापक तरीके से उसके उन्नयन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से विशेष ध्यान केंद्रित पूर्वोत्तर राज्यों पर है। और जो निष्ठा के तहत और जो समग्र शिक्षा योजना के तहत हम पैसा दे रहे हैं, वो पूर्वोत्तर राज्यों जितना भी उनकी मांग होती है, जो उसके अनुपात में दिया जाना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 262 श्री एस रामलिंगम, डॉक्टर TR पारिवेंदर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। श्री मनीष तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 2008 में जब पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने जो अपनी जमा पूंजी थी वो निजी बैंकों से निकालकर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे उनमें जमा कराई थी। आज भी जो देश की आर्थिक परिस्थिति है वो कुछ ठीक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो LIC का डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस डिसइन्वेस्टमेंट करने से पहले जो 21 करोड़ से ज्यादा LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं, क्या सरकार ने इस बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की है? और अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एक छोटा सा सवाल मैं और जोड़ना चाहता हूं कि क्या इस डिसइन्वेस्टमेंट से पहले जो LIC की वैल्यूएशन की प्रक्रिया है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंची है? और क्या सरकार सदन को यह बता सकती है कि LIC की क्या वैल्यूएशन सरकार के हिसाब से आज की तारीख में है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, 2 भाग में मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा। पहले तो माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, दुनिया भर में अगर अलग अलग एजेंसीज ने भारत के बारे में ये कहा है कि तेजी के साथ रिकवरी भारत ने की है और अगले वित्तीय वर्ष में भी अगर डबल डिजिट ग्रोथ किसी देश की होने वाली तो भारत की होने वाली है। और मैं ये भी इनको याद करवा दूं कि 2014 में 290 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व था, जो बढ़कर आज 590 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हुए हैं। सर, 70 साल में 290 बिलियन डॉलर हुए और पिछले 7 वर्षों में 300 बिलियन डॉलर उसमें और जुड़े हैं। जहाँ तक LIC की बात आती है, 21 करोड़ पॉलिसी धारकों के लिए सर क्या कहा सरकार ने? ज़्यादा पारदर्शिता आए और ज़्यादा जवाबदेही भी हो, ज़्यादा उसका साइज बढ़े, ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन भी हो। इससे लाभ क्या होने वाला है सर? सर, इसमें जो खाता धारक हैं उनको भी और आम जनता को भी निवेश करने का अवसर भी मिलेगा। LIC का और साइज भी बढ़ेगा। आज की डेट में भी सर मार्केट शेयर जो LIC का है 66.22% है सर, और कुल मिलाकर 1,14,451 लोग इसमें काम करते हैं सर। और सरप्लस जो पिछले साल का था वो भी 53,954 करोड़ है। अब ये प्रक्रिया सर शुरू हुई है IPO लाने की। उसके लिए अलग अलग एजेंसीज को मनोनीत किया जाता है, वो अपना काम करती हैं।
उसके बाद सर इसको मार्केट में ले जाने का काम किया जाता है, और जब उचित समय आएगा, जब इसका आईपीओ लाने का, उस समय मार्केट शेयर कितना है उसके ऊपर जानकारी दी जा सकती है। अभी बहुत जल्दी है सर उसको बताने की। श्री नामा नागेश्वर जी। थैंक यू स्पीकर साहब फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तब आपका माध्यम से हम ये जानना चाहता है, अगर 2019-20 में करीब 1,08,000 करोड़ का सरप्लस है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 2,697 करोड़ दे रहा है और पॉलिसी होल्डर्स को 51,257 करोड़ दे रहा है। उसको अलावा जो है ना सरप्लस वालों का पास जो रहेगा 53,954 करोड़ रहेगा। अगर हम लोग उसी तरीके से अगर एम्प्लॉयमेंट भी देखें तो टोटल एम्प्लॉयमेंट देखने का जो है ना साहब, अभी क्लास 1 में 32,000 है, क्लास 2 में 24,000 का है, क्लास 3 में 55,000 का है, क्लास 4 में 2,500 का है। और इतना एम्प्लॉयमेंट, इतना जो है रेवेन्यू, अगर हम लोग आने वाले दिन में अगर इसको प्राइवेटाइजेशन करें तो आइदर रेवेन्यू में और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयज को कोई इफेक्ट करेगा क्या, और रेवेन्यू का जो है ना जो गवर्नमेंट को आने वाला, जो शेयर होल्डर्स को आने वाला है, जो पॉलिसी होल्डर्स को आने वाला है, वो कुछ इफेक्ट करेगा क्या? ये आपका माध्यम से गवर्नमेंट से क्लियर कट, अब हमारा ऑनरेबल मंत्री ने बहुत यंग मैन है, उधर इधर बुलडोज करता है, बुलडोज ना करके स्ट्रेट क्लियर कट आंसर दे दे इसको। थैंक यू सर। सब माननीय सांसद महोदय मेरे पुराने मित्र भी और सीनियर सदस्य भी हैं, और इस सदन में सब लोग जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, कोई बुलडोज ना होता है ना कोई करता है। मैं तो आपके प्रति जवाबदेह हूँ, आपने प्रश्न खड़ा किया है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। और आपको ये भी कहना चाहूँगा कि LIC का कोई निजीकरण नहीं किया जा रहा सर, IPO लाने की बात की जा रही है। मार्केट में उसकी वैल्यू और बढ़े, ज़्यादा लोग उसमें निवेश कर सकें, उसकी वैल्यूएशन हो सर। उसके लिए सर जो हमारा दीपम मंत्रालय है पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के लिए, उसने एक्चुअल फर्म को भी हायर किया है ताकि उसकी रियल वैल्यूएशन क्या है उसको भी देखा जा सके। IPO में कितने परसेंट शेयर होल्डिंग को रखा जाएगा, कितना परसेंट किया जाएगा, वो एक अलग बात है सर। लेकिन जो 2013 का उस समय की सरकार ने जो पास किया था, वो ये कहा था कि जो कुल सरप्लस आता है उसका 95% जो है वो शेयर धारकों को वापस जाएगा। जो वापस 5% है सर, उसका हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार के पास आता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए और माननीय सांसदों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2017-18 में सर टोटल सरप्लस जो था वो 48,436 करोड़ था। इसमें से पॉलिसी शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा गया? 46,014 करोड़, और केंद्र सरकार को 2,421 करोड़ आया। इसी तरह से सर इस साल 19-20 में जो पिछले साल 53,954 करोड़ रुपया टोटल सरप्लस था, उसमें से 51,257 करोड़ रुपया जो है ये शेयर धारकों को, पॉलिसी होल्डर्स को गया, पॉलिसी होल्डर्स को सर। और जो वापस सरप्लस था वो केंद्र सरकार को आया है 2,697 सर। इसमें से ना किसी की नौकरी जा रही है, बल्कि LIC की मार्केट कैप बढ़ेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगी। कुल मिलाकर LIC और देश दोनों को ही इसमें लाभ और खाताधारकों को लाभ मिलने वाला है। सिंह। जी से LIC, क्योंकि पीछे चाहे कोरोना हो, उसके दौरान सर माइग्रेंट लेबर्स और खास तौर पे गरीब लोग, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जो उनको फायदा मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं जो अपना पैसा वो लगाती है LIC, वो कहीं ना लगा के सिर्फ PM केयर फंड में डाल दिया। एक तो ये क्यों, कारण क्या है? एक, क्या कोई आप स्पेशल स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम्स कोई लोगों के लिए, एक गरीब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी मार पड़ी है, इनके लिए लॉन्च करेंगे स्पेशल अलग? क्योंकि तीसरी बात, क्योंकि बहुत बड़े रीजन हुए हैं जिसकी द्वारा ये पेमेंट्स नहीं कर पाए। बहुत लोगों की जो किस्तें वो टूटी हैं इस दौरान, क्योंकि कोई कमाई नहीं थी, पैसा नहीं था।
तो उनके लिए आप दोबारा एग्जम्पशन देने की कोई ना कोई सोच रहे हैं कि केवल पीएम केयर फंड के लिए सोच रहे हैं भी सबका पैसा उसमें ही जाए, बाकी किसी को ना मिले। मैं समझता हूं पॉलिटिकल आंसर ना देके जरूर सरकार का मंत्री होते आंसर दे। आप पॉलिटिकल पूछोगे तो पॉलिटिकल जवाब मिलेगा माननीय सदस्य। थैंक यू स्पीकर साहब। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय को नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। केवल किसी के द्वारा दी गई पर्ची से प्रश्न पूछने का प्रयास ना करें। पर्चियों से ना कोई पास होता है, ना यहाँ पे किसी को घेर पाता है। क्योंकि एक सवाल मैंने भी उनसे एक बार पूछा था जब वो राष्ट्रपति भाषण के समय बोल रहे थे कि किस क्लॉज में क्या लिखा है, तब तो वो उत्तर दे नहीं पाए, लेकिन मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। क्योंकि महामारी के समय निश्चित तौर पर देश के जो प्रवासी मजदूर हैं सर, उनको दिक्कत आई, उनको वापस आना पड़ा। लेकिन उस समय भी जहां एक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, दाल, चना देने का मुफ्त में काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दुनिया में किया। और यही नहीं सर, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 3 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, चना दाल ये देने का प्रयास किया। और ऐसा है सर, अगर प्रवासी मजदूरों पे वहां पे बात की तो वहीं से उत्तर शुरू होगा। और दूसरी बात सर, यही नहीं, इसके अलावा उनको जो गरीब महिलाएं, प्रधानमंत्री जनधन खाता जिनका खोला था, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपए नकद भी जमा कराया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कराया। 3 करोड़ वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, इनके खाते में 3,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान हमने सर सीधा डाला। सर LIC के माध्यम में अगर कहते हैं कि किसी की किस्त टूट गई, सर LIC उस पर भी निर्णय करता है। ऐसी आपदा के समय में जब कोई बैंक की किस्तें भी नहीं वापस कर सकता था, उस समय भी 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड दिया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही दिया है। और LIC भी इस विषय में अगर कोई और निर्णय भी करना होगा सर, वो कर सकते हैं। क्योंकि समय समय पर आपदा, सर आपदा रोज नहीं आती, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति दुनिया ने और हम लोगों ने पहली बार देखी है। और इसीलिए नहीं सर, इसके साथ साथ पूरे देश भर के हर वर्ग के लिए करने का प्रयास किया है। सर देश में ऐसे उदाहरण आए जहां पर किसी ने अपनी पूरी पेंशन की कमाई, सर यहां तक कि लोग अगर मनरेगा में दिहाड़ी लगाते थे, उस मनरेगा की दिहाड़ी का पैसा भी लोगों ने PM केयर्स में दिया, क्योंकि सेवा भाव के माध्यम से कि दूसरे को मदद मिल सके। सर ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिले। लेकिन एक परिवार सर इस देश में ऐसा भी है जिन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन बनाकर केवल अपने परिवार का, अपने उसका खाते भरने का, और सर यही नहीं सर, अगर आपको याद होगा इसी सदन में सर, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर याद करवाना चाहता हूं, इसी सदन में इस पे चर्चा हुई थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से इन लोगों ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को, उसको भी प्राथमिकता नहीं दी, वर्षों तक राजीव गांधी फाउंडेशन को भरने का काम किया, तो इस पार्टी ने किया। ये देखिए, ये देश के लिए। और सर यही है, जब इनको चुभता है, इनको इसीलिए चुभता है क्योंकि अब इनका खाता बंद हो गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन में तो चाइना से भी पैसे लेने का काम किया सर, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा। सर ये इन लोगों को सुनना पड़ेगा सर अब इनको दिक्कत आएगी इसमें, ये इसलिए सुनना पड़ेगा सर क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन से नीचे अलग अलग इतने खाते खोल दिए गए कि एक परिवार ने पूरे देश की अलग अलग कंपनियों से, PSU से पैसा लेकर केवल अपनी फाउंडेशन में भरने का काम किया। इसलिए माथे पर हाथ रखकर कुछ लोग बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 263, क्वेश्चन नंबर 263। अध्यक्ष जी,
उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। सर, मंत्री महोदय ने अपने क्वेश्चन के जवाब में ये बात कही है कि सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स एक रेगुलर फिनोमिना है सर। पर सर मेरा इसमें मंत्री महोदय से पूछना है कि सर हमारे देश के अंदर जो ASI आइडेंटिफिकेशन करती है साइट्स का, उनको मैनेज भी करती है, आज की तारीख में कंट्री के अंदर से लगभग 3650 ऐसी साइट्स हैं जो ASI मॉनिटर कर रही है सर। सर अगर हम इसको कंपैरिजन करें वर्ल्ड ओवर का, सर आज फ्रांस एक छोटा सा कंट्री है, पर क्लासिफाइड हिस्टोरिकल साइट्स वहाँ पे 40,000 प्लस हैं सर। सर राजस्थान के शेखावटी बेल्ट से मैं आता हूँ सर। चूरू, सीकर और झुंझुनू एक ऐसा शेखावटी बेल्ट है जहाँ रिच कल्चरल हिस्ट्री रही है हमेशा की। वहाँ पे हवेलियाँ सर अपने आप में एक जीता जागता एक आर्किटेक्चर का बहुत ही उदाहरण भी है सर। हमारी चूरू के अंदर मैं बात करूँगा, चूरू के बड़े बड़े शहर सुजानगढ़ है, सरदार शहर है, और चूरू खुद एक सिटी है। अनेकों शहरों में सर पुरानी बहुत हवेलियां हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आज तक सर कोई काम हुआ नहीं है। और सर साथ ही साथ में अगर मैं गाँव की बात करूँगा तो सर हजारों साल पुरानी सर जोड़ बावड़ियाँ छतरियाँ हैं जिनके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स जब तक नहीं होगी, जब तक हम उनको प्रिजर्व करने का काम नहीं करेंगे। कई जगह इंक्रोचमेंट्स भी हुई हैं। क्या आप मंत्री महोदय, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या दिशा की जो सब कमेटी है जिसमें एक सांसद उसकी चेयरमैनशिप करता है, क्या हम उसके मार्फत ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन का एक मॉडल बनाएंगे जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सांसद ही अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितनी ऐसी साइट्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनको टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में हमको आगे क्रिएट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था करने का काम सरकार करेगी। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो चूरू से आते हैं, शेखावटी का जो हृदय स्थल कहलाता है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपने पूछा है विरासत स्थल और विरासत भवन के संरक्षण के बारे में। मैंने जो उत्तर में हमने दिया है उसके बारे में हमने बताया है कि मंदिर, स्मारक, किले, भवन, हवेली, महल, ये सभी का हम प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के माध्यम से इनका एक सर्वे भी कराते हैं, उनको साइट सिलेक्शन भी करते हैं, और जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि ये रेगुलर फिनोमेना भी है। आपने जो पूछा है कि ऐसी बहुत सी हवेलियां जो शेखावटी क्षेत्र में हैं, निश्चित रूप से हैं, वहाँ हवेलियां भी हैं और जोड़ और बावड़ी भी हैं। उनका किस तरह से आप और ऐड कर सकते हैं, तो जैसे हमने उत्तर में कहा कि रेगुलर फिनोमेना है। अगर आप माननीय सदस्य जो दिशा कमेटी को चेयर करते हैं, उनके चेयरमैन भी होते हैं, अगर आप दिशा कमेटी के माध्यम से कुछ प्रस्ताव हमें आप भेज देंगे ऐसे हवेलियों के, जोड़ के, बावड़ी के, तो निश्चित रूप से सरकार अध्ययन करेगी और उनको जुड़वाने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य। महोदय, मेरा दूसरे प्रश्न का यही था कि जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं सर, इनकी एक हमारे देश के अंदर जो आदर्श स्मारक की 100 की सूची बनी हुई है, अलग अलग सेंटर्स के अंदर पूरे देश भर में 100 ऐसे हमारे जो ये स्मारक हैं आदर्श नाम पे, सर इनके अंदर बेसिक फैसिलिटी के अंदर हमने टॉयलेट्स और पीने की पानी की व्यवस्था तो करी, पर सर आज भी ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि जहाँ पे एक अगर हम रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे तो सर कैफेटेरियाज हैं या इंटरप्रिटेशन सेंटर्स हैं, सोवनियर शॉप्स हैं, 100 में से सर 90% के अंदर आज भी ये मौजूद नहीं है। सरकार की सब तरफ से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो एनुअल बजट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का उससे मात्र 2687 करोड़ रुपए है। कहीं ना कहीं ये इसकी दिक्कतें आती है कि आज भी जब हम किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो हमें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती। क्या सरकार जो इस देश के अंदर 27,000 करोड़ के लगभग का CSR फंड है, उस फंड को के मार्फत से कुछ न कुछ इसका डाइवर्जन करेगी कि जो हमारे टॉप 100 के आदर्श स्मारक जिनको मानते हैं, क्या उन आदर्श स्मारकों के अंदर हम फैसिलिटी को क्रिएट करने का और काम कर सकें? धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने आदर्श स्मारक जो करीब 100 के आसपास हैं इस देश में, उनमें बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध कराने के बारे में जिक्र किया। देखिए, अभी माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो 100 मॉन्यूमेंट्स हैं, इसमें हम टूरिस्ट एमिनिटी फैसिलिटीज़ और आपके वाईफाई, कैफेटेरिया, ये जितने भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर जो टू मेक मॉन्यूमेंट विजिटर्स फ्रेंडली जो हमारे जो सुझाव आते हैं,
उनको हम सम्मिलित करते हैं। उसमें ड्रिंकिंग वाटर भी है, वॉशरूम भी है, साइनेज भी है, कैफेटेरिया भी है, वाईफाई भी है, ई टिकटिंग भी है। ये सारी सुविधाएं आजकल हम उनमें देने लग गए हैं और फिर भी माननीय सदस्य का कोई सुझाव होगा तो निश्चित रूप से उसमें परीक्षण करके जुड़वाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Minister, I just want to point out, sir, that heritage is not only monuments and buildings. For example, the United Nations, UNESCO recognizes oral and intangible heritage. There is heritage of biodiversity. For example, in my constituency, sir, we have a lake, the Valayani Lake, where there is a 490-acre unique freshwater ecosystem, providing habitat for several species of birds and fish that can't be found elsewhere, 100 avian species, 23 species of migratory birds. The lake harbors 42 species of fish, of which 4 are near threatened and 2 are vulnerable. Now, 5 years ago, the Kerala State Biodiversity Board recommended that this be declared a biodiversity heritage site. Now, the question, sir, is about surveying of heritage sites. Has any survey been conducted? Is there any intention to conduct it? Would the minister be kind enough to look at biodiversity as a vital part of our national heritage? Thank you, Mr. Speaker. तो माननीय सदस्य जी ने प्रश्न पूछा है केरल से संबंधित बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी जो भी प्रस्ताव राज्य सरकारों से आते हैं हम उनका परीक्षण कराते हैं। हमारे यहाँ जो सर्किल है, आपके यहाँ भी हमारा ASI का सर्किल होगा, उस सर्किल के माध्यम से हम उसका परीक्षण कराते हैं और आपके प्रस्ताव के बारे में भी जो भी ताजा स्थिति होगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। श्री राजीव प्रताप रूडी। सवाल है ये, और ये बहुत ही एकेडमिक विषय है और मैं जिस विषय की तरफ आपका ध्यान, माननीय मंत्री जी का ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि 2500 BC के दौरान पाल डायनेस्टी जो इतिहास में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो मेडिवल पीरियड का है, 1970 में इस पूरे डायनेस्टी का खोज हुआ था और पूरे गंगा वैली में इसके बारे में हमको जानकारी मिली। उसमें चिरांद न्यूलिथिक कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है और ये क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इस विषय को, जो मूलतः खेती बाड़ी करते थे, फूस के घर में रहते थे और उस समय चेरो डायनेस्टी की स्थापना हुई और चेरो किंगडम की स्थापना हुई जो मूल रूप से चंपारण बिहार में मुजफ्फरपुर, छपरा और शाहाबाद के इलाके में पाया जाता था। महोदय, उसी स्थान पर आज चिरांद, जिसे मैं कहते हैं डोरीगंज कहते हैं, और जहां माननीय मंत्री जी भी अपने भ्रमण के कार्यक्रम में जिस क्षेत्र में 15 दिन रहे थे, वहां से 2 किलोमीटर दूर ये चिरांद है, डोरीगंज है, जो सारण जिला में अवस्थित है। महोदय, यहाँ मयूरध्वज राजा का किला भी हुआ करता था और जब हम आपकी सूची देखते हैं तो बिहार में एक भी इस प्रकार के नेशनल इंपॉर्टेंस का जो आप सूची बनाए हैं उसमें ये नहीं है। मैं और जो W.W. हंटर एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने 1871 में इस स्थान का अपने सर्वे में गजेटियर में, भारत के उस समय के गजेटियर में आज़ादी के पहले इसकी चर्चा की थी। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे बिहार की सरकार ने तो थोड़ा 1970 में वहाँ पर खोद खाद किया था, कुछ एक भवन बना दिया है, लेकिन उसके बाद केंद्र की सरकार से मेरा अनुरोध है, क्या इसे नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में स्वीकार करते हुए, क्या इसकी छानबीन कराते हुए, क्या बिहार की सरकार के इस प्रस्ताव को इसे नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि पूरा उस इलाके का वाराणसी से लेकर छपरा तक का इतिहास यहाँ जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र से लेकर के सारण बिहार का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस चेरो डायनेस्टी के, इस मयूरध्वज के, इस किला के, इस स्थापना के आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसको नेशनल इंपॉर्टेंस के साइट के रूप में स्वीकार करने के लिए, इसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं, इसका उत्तर देने का कष्ट करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं इनके क्षेत्र में चुनाव के दौरान रहा और आपकी प्रेरणा से ही मैं उस स्थान को देखने गया था, मयूरध्वज को, छपरा में, और जो सारण कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। और उस स्थान को देखने के बाद भी मैंने आपको जिक्र किया था कि ये मोनूमेंट बनना चाहिए। अभी जो बिहार में जो मोनूमेंट्स हैं, अभी द प्रोटेक्टेड मोनूमेंट, वो करीब 70 हैं। आपका इसमें अगर प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम परीक्षण करा करके इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 264 श्री कार्तिक पी चिदम्बरम। Thank you, Speaker, sir. The minister in his reply has admitted that पहले क्वेश्चन नंबर बोल दें, खड़े होके।
264, the question number 264. माननीय मंत्री जी, Sir, the statement is laid on the table of the House. माननीय members, Yeah. The minister in his reply has admitted that public sector banks engage private entities to recover student loans from students who are not able to pay the loans back because of the difficult economic situation prevailing in the country because they're not getting jobs. I would like to know through you, sir, what is the percentage of commission paid to these private entities which are engaged to collect these loans, and who owns these private entities, these collection agencies? And also, please provide the details of the number of student suicides happening because of the pressure exerted by these private agencies on the students and their families. माननीय अध्यक्ष जी, 2015 में सरकार ने विद्या पोर्टल शुरू किया ताकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम मिल सके, सिंगल विंडो, और आज 68% लोन जो है उसके माध्यम से मिलते हैं। यहाँ तक कि 10 लाख रुपए तक का लोन जो घरेलू यहाँ हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए और विदेश में पढ़ना तो 20 लाख रुपए तक का मिलता है। सर 15 साल की उसकी विंडो रहती, तब तक लोन रीपे नहीं करना, उसके बाद भी 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। अब उसकी रिकवरी एजेंट कौन हो, ये बैंकों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप उत्तर में देखेंगे बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि रिकवरी एजेंट अगर बैंक लगाते भी हैं तब भी उनको क्या करना होगा सर, तो उसके लिए अलग से गाइडलाइंस दी गई हैं जिसमें कहा है द रिकवरी प्रोसेस फॉर एनपीए अकाउंट्स इज रेगुलेटेड as per the RBI guidelines dated 24th April 2008, through which the RBI advised banks inter alia to ensure that the contracts with the recovery agents do not induce adoption of uncivilized, unlawful and questionable behavior or recovery process. तो सर इस तरह से किसी को दबाव नहीं बनाया जाता रीपे करने के लिए, और इसके लिए बैंक को सर रिस्पॉन्सिबल किया जाता है। अगर रिकवरी एजेंट भी कोई गलत कार्रवाई करता है, कोई दबाव बनाता है, तो तब भी जवाबदेही बैंक की उसके ऊपर निहित है। जहां तक आपका कमीशन की बात है कि कितना % कमीशन मिलता है, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। माननीय मेंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, what is the ministry's view in terms of the average educational loan size? Because the loan size is becoming larger and larger, which means that poorer students are not getting the loans, and only students going to exclusive courses with the large ticket sizes are getting the loans. सर जैसा मैंने पहले बताया कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो हमने शुरू किया उसके माध्यम से जो हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए और विदेश में जाने के लिए 20 लाख रुपए उस पर है। और सर इसके अलावा इसमें कोई कोलेट्रल नहीं ली जाती, कोई मार्जिन मनी नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि सर जो कोई गर्ल चाइल्ड है, गर्ल स्टूडेंट है, तो उसको आधा % इंटरेस्ट रेट भी कम किया जाता है। और कोई मॉरेटोरियम पीरियड से पहले सर, जैसे मान लीजिए मॉरेटोरियम पीरियड 15 साल खत्म होने के बाद 1 वर्ष का है, वो अलग है सर। उसके अलावा कोई स्टार्टअप शुरू करता है तब भी उसको 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड उस इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे और मिलता है। और अगर उससे पहले कोई अपना किश्त वापस करता है तो उसको 1% का इंटरेस्ट रेट कम भी होता है। लोन साइज सर वेरी करता है, 20 लाख रुपए इस पर है, इसके ज़्यादा किसी को चाहिए तो बैंक पे वो निर्भर करता है। श्री हसनैन मसूदी जी। जनाब सवाल पूछने की इजाज़त देने के लिए शुक्रिया। जनाब एक महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा गया मेंबर के द्वारा। तो मैं जम्मू कश्मीर के पस मंज़र में अपना सवाल पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जो पैंडेमिक कोविड-19 का जो मामला हुआ, सारे मुल्क के स्टूडेंट्स को जिन नए चैलेंज का सामना हुआ, जम्मू कश्मीर का उससे विपरीत है, इससे अलग है। क्योंकि हमारी जो परेशानी की कहानी शुरू हो गई 5 अगस्त 2019 से, जब लॉकडाउन हुआ 5 अगस्त 2019 के जो मिसएडवेंचर हुआ, उसके बाद ही लॉकडाउन प्रैक्टिकली जम्मू कश्मीर में हुआ। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर का, जहां तक उन्होंने जो सूचना दी है, 14,323 के करीब हमारे अकाउंट से लोन अकाउंट्स 518 करोड़ के करीब जो अमाउंट है वो लोन की वजह से, एजुकेशन लोन की वजह से रिकवरेबल है। क्या जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को इस 5 अगस्त के बाद जो मामला हुआ, जो लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से कोई और राहत दी जाएगी, जो कोई मॉरेटोरियम दिया जाएगा जो लोन की वापसी की वजह से? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक तो
उनको एजुकेशन मिली नहीं, डिजिटल एजुकेशन का कोई एक्सेस रहा नहीं लॉकडाउन की वजह से, और 2 साल से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि सारे मुल्क की जो समस्या है वो शुरू हो गई पिछले मार्च से। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या एक साल का कोई रिलीफ दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को, ताकि जो लोन की वापसी है उसमें कोई राहत देने की? माननीय अध्यक्ष जी, बैंकों ने निर्णय लिया था, एक तो जो एजुकेशन लोन्स हैं इस पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं लगता, सिंपल इंटरेस्ट लगता है। दूसरा, 15 वर्ष तक आपको वैसे रीपे नहीं करना है, और रीपेमेंट भी जब 15 वर्ष के बाद आती तब भी आपको 1 साल का मॉरेटोरियम और मिलता है अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है। और अगर आप अपनी स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उस पर तो आपको 1 वर्ष का और मिल ही रहा है। गर्ल चाइल्ड है तो ½ % उस पर आपका वेव ऑफ वैसे ही होता है। और पेंडेमिक के टाइम पर भी सर 6 महीने तक सभी तरह के लोन्स के लिए सर हमने मॉरेटोरियम पीरियड दिया, जिसका देश के लोगों को लाभ भी मिला है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, आंकड़े हमने इसके अंतर्गत दिए हैं किस किस को लोन मिला, लेकिन कुल लोन सर अगर पूरे देश भर का देखा जाए, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अगर 89,875 करोड़ है, तो उसमें से सर साउथ रीजन के लिए, जहाँ से पहले पूर्व के सांसद कार्तिक जी ने सवाल पूछा था, 89,875 करोड़ अगर टोटल लोन है तो उसमें से 47,468 करोड़ सदर्न स्टेट्स के लिए है, और वेस्टर्न स्टेट्स के ने जो अवेल अब तक किया है वो 13,227 करोड़ है आउटस्टैंडिंग, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो 8,907 करोड़ है, और जो सेंट्रल है उसको 8,828 करोड़ है। ईस्टर्न स्टेट जो हैं सर वो 10,637 करोड़ है, और नॉर्थ ईस्टर्न को 806 करोड़ है सर। क्वेश्चन नंबर 265 श्री पीवी मिथुन रेड्डी जी। क्वेश्चन नंबर 265 सर। माननीय सदस्य। सर द स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। Sir, as we understand, the objective of GST is to reduce the cascading effect of taxes on business entities and the common man. Sir, I'd like to bring to the notice of the minister that taxes have been levied on petrol and diesel both directly and indirectly. For example, if you see, when the barrel of crude was $65 in 2018, the cost of, say, for example, in Delhi, sir, the cost of petrol was just 72 rupees. And today, when the cost of crude per barrel is around the same $65, the cost of petrol in Delhi today, if you take, sir, it is 92 rupees. There is an increase of 20 rupees, sir. So I would like to, through yourself, I would like to understand from the Honorable Minister, sir, the taxes are being levied by both the center and state, directly and indirectly, and it's become a burden on the common man. Sir, the essence of my question, so Minister has replied that it is not a GST to get a petrol and diesel into GST, it's a prerogative of the GST Council. But the essence of my question is, what steps is the government doing, or what steps is the government going to take so that the burden on the common man is reduced with respect to petrol and diesel, sir? Thank you. सर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, लेकिन सर अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो जो 7th शेड्यूल के एंट्री 84 है उसके लिस्ट 1 में अगर देखा जाए तो केंद्र के पास एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार है, चाहे वो क्रूड पेट्रोलियम प्राइस है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है। उसी तरह सर लिस्ट 2 में जो है एंट्री 54 में 7th शेड्यूल में, उसमें सर वैट लगाने का अधिकार जहां राज्यों के पास क्रूड पेट्रोलियम प्राइस, पेट्रोलियम ऑयल पे है, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, ATF पे है, तो सर कहीं ना कहीं कुछ कर केंद्र के द्वारा लगाए गए हैं, कुछ राज्यों के द्वारा लगाए गए हैं, और यही कारण है जो इन्होंने चिंता भी व्यक्त की है कि दाम बढ़े हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो शायद पिछले साल मार्च के महीने में क्रूड ऑयल का प्राइस $19 था, जो आज बढ़कर पिछले हफ्ते तक फरवरी में $61 के लगभग था, 61-62 डॉलर, आज बढ़कर 65 के लगभग हो गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक और तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, दूसरी ओर से राज्य और केंद्र दोनों के कर, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो भी हैं। तो सर एक प्रयास ये भी है कि अगर GST काउंसिल, क्योंकि सर मैंने उत्तर में लिखा भी है, ये ओपन रखा गया था सर जब GST बना भी था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि आने वाले समय में GST काउंसिल कभी भी तय करे कि आपने इसको
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर जीएसटी के अंतर्गत लाना है तो तय कर सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। लेकिन ये राज्यों और केंद्र जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें बैठकर निर्णय किया जा सकता है, जहां पर सभी राज्यों की सरकारें और प्रतिनिधि वहां पर हैं। श्री के मुट अब नेक्स्ट क्वेश्चन Sir, I would like to reiterate, sir. I want to know specifically what steps is the government going to take to reduce the cost of petrol and diesel, sir. That's the only question. He's given a lengthy general answer. I'm happy with that, but I want to know a specific, is there a time frame or what steps they are going to take? सर, मैं माननीय सांसद महोदय का प्रश्न समझ गया हूं। मैंने पहले भी कहा, अब मैं थोड़ा और इसको स्पष्ट तरीके से कह दूं। आप भी कुछ राज्य में कम कीजिए, हम भी यहाँ पर कुछ कम करने के विचार कर सकते हैं और दोनों को मिलकर ही करना होगा। देखिए, राज्य ये कहें हम नहीं करेंगे, केंद्र कहेगा हम नहीं करेंगे, तो दोनों को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। और इसमें चाहे आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कोई और राज्य भी हो सर, राज्यों ने भी अपने अपने टैक्सेस लगा रखे हैं। कोई कह सकता है दिल्ली में ज़्यादा, कोई कह सकता है बॉम्बे में ज़्यादा है। तो हर किसी को उस बारे में सोचना है कि आम आदमी के ऊपर बोझ ज़्यादा ना पड़े। केंद्र भी इसके ऊपर विचार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, राज्य भी इसके ऊपर विचार करें। श्री के मुरलीधरन। Government is levying additional excess duty on petrol and diesel at rupees 23.78 and rupees 28.37 respectively, and thereby the government earned more than 21 lakh crores of rupees since May 2014. Sir, so my question is, if these petroleum products were brought under GST, will the prices will come down? I think Honorable Cabinet Minister told that government is ready to include petroleum products in GST. What is the response from the government? सर, इसमें मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जीएसटी के लिए मैंने पहले भी कहा, जब जीएसटी कानून बना था तब ये प्रावधान छोड़ दिया गया था कि जब भी राज्य चाहे, केंद्र चाहे, इकट्ठे मिलकर जीएसटी काउंसिल तय करे कब इसको इंक्लूड करना है। और जब ये इंक्लूड किया जाएगा उस समय टैक्स क्या होगा, किस रेट पर आएगा, सेस कितना लगेगा, ये आज कहना उचित नहीं होगा। ये जीएसटी काउंसिल ही तय करेगी कि उसका टैक्सेशन रेट क्या होगा, सेस कितना % होगा। क्योंकि आज की डेट में राज्य कुछ अपने टैक्सेस लगा रहे हैं, केंद्र अपना लगा रहा है। उसको कुल मिलाकर आप एवरेज आउट करके कहां पर आने के लिए तैयार हो। आज राज्यों की भी एक बड़ी। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और असली बात पर माननीय मंत्री जी गोल गोल घुमा दे रहे हैं। चलो, अच्छा बात नहीं बोला। जब जीएसटी लगा था उस समय भी पूरे देश में यही स्थिति थी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स का प्रावधान था और उसी को खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया था, वन नेशन वन टैक्स। और माननीय मंत्री जी को स्मरण होगा कि तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने जीएसटी काउंसिल में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ ये वार्ता में कहा था कि आने वाले समय में पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी में शामिल किया जाएगा। आज की स्थिति क्या है? राज्य अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं, कई राज्य हैं जो ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, कई राज्यों में कम है, कहीं एक रूपता नहीं। और अगर एक रूपता नहीं है तो उसमें एक रूपता लाने के लिए आज आवश्यक इस बात की आवश्यकता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के परव्यू में लाया जाए। अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं जीएसटी काउंसिल विचार करेगा। जीएसटी काउंसिल में आप ले जाएंगे ना प्रस्ताव, वित्त मंत्रालय प्रस्ताव ले जाए, राज्य अगर सहमत नहीं हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर राज्य सहमत होगा तो जीएसटी के दायरे में इसको लाइए। और जीएसटी के दायरे में अगर लाइएगा तो पेट्रोलियम पदार्थों के कीमतों में आप नियंत्रण कर
कर सकते हैं, पूरे देश में एकरूपता रहेगी। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि आप जीएसटी काउंसिल में वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को लेके कब जाना चाहती है? एकदम सर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एजेंडा जो है वो अलग अलग राज्यों के माध्यम से भी, क्योंकि मेंबर्स अलग अलग विषयों पर वो अपना सुझाव देते हैं कि इसको एजेंडा आइटम्स में इंक्लूड किया जाए। आज तक ऐसा कुछ भी पेंड 2 साल से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि सारे मुल्क की जो समस्या है वो शुरू हो गई पिछले मार्च से। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या एक साल का कोई रिलीफ दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को, ताकि इन जो लोन की वापसी है उसमें कोई राहत देने की? माननीय अध्यक्ष जी, बैंकों ने निर्णय लिया था, एक तो जो एजुकेशन लोन्स हैं इस पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं लगता, सिंपल इंटरेस्ट लगता है। दूसरा, 15 वर्ष तक आपको वैसे रीपे नहीं करना है, और रीपेमेंट भी जब 15 वर्ष के बाद आती तब भी आपको 1 साल का मॉरेटोरियम और मिलता है अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है। और अगर आपने अपनी स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उस पर तो आपको 1 वर्ष का और मिल ही रहा है। गर्ल चाइल्ड है तो ½ उस पर आपका वेव ऑफ वैसे ही होता है। और पेंडेमिक के टाइम पर भी सर 6 महीने तक सभी तरह के लोन्स के लिए सर हमने मॉरेटोरियम पीरियड दिया, जिसका देश के लोगों को लाभ भी मिला है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, आंकड़े हमने इसके अंतर्गत दिए हैं किस किस को लोन मिला, लेकिन कुल लोन सर अगर पूरे देश भर का देखा जाए, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अगर 89,875 करोड़ है, तो उसमें से सर साउथ रीजन के लिए, जहाँ से पहले पूर्व के सांसद कार्तिक जी ने सवाल पूछा था, 89,875 करोड़ अगर टोटल लोन है तो उसमें से 47,468 करोड़ सदर्न स्टेट्स के लिए है, और वेस्टर्न स्टेट्स के ने जो अवेल अब तक किया है वो 13,227 करोड़ है आउटस्टैंडिंग, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो 8,907 करोड़ है, और जो सेंट्रल है उसको 8,828 करोड़ है। ईस्टर्न स्टेट जो हैं सर वो 10,637 करोड़ है, और नॉर्थ ईस्टर्न को 806 करोड़ है सर। क्वेश्चन नंबर 265 श्री पीवी मिथुन रेड्डी जी। क्वेश्चन नंबर 265 सर। माननीय सदस्य। Sir, the statement is laid on the table of the House. Sir, as we understand, the objective of GST is to reduce the cascading effect of taxes on business entities and the common man. Sir, I'd like to bring to the notice of the minister that taxes have been levied on petrol and diesel both directly and indirectly. For example, if you see, when the barrel of crude was $65 in 2018, the cost of, say, for example, in Delhi, sir, the cost of petrol was just 72 rupees. And today, when the cost of crude per barrel is around the same $65, the cost of petrol in Delhi today, if you take, sir, it is 92 rupees. There is an increase of 20 rupees, sir. So I would like, through yourself, I would like to understand from the Honorable Minister, sir, the taxes are being levied by both the center and state, directly and indirectly, and it's become a burden on the common man. Sir, the essence of my question, so the minister has replied that it is not a GST to get a petrol and diesel into GST, it's a prerogative of the GST Council. But the essence of my question is, what steps is the government doing, or what steps is the government going to take so that the burden on the common man is reduced with respect to petrol and diesel, sir? Thank you. सर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, लेकिन सर अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो जो 7th शेड्यूल के एंट्री 84 है उसके लिस्ट 1 में अगर देखा जाए तो केंद्र के पास एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार है, चाहे वो क्रूड पेट्रोलियम प्राइस है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है। उसी तरह सर लिस्ट 2 में जो है एंट्री 54 में 7th शेड्यूल में, उसमें सर वैट लगाने का अधिकार जहां राज्यों के पास क्रूड पेट्रोलियम प्राइस, पेट्रोलियम ऑयल पे है, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल ATF पे है, तो सर कहीं ना कहीं कुछ कर केंद्र के द्वारा लगाए गए हैं, कुछ राज्यों के द्वारा लगाए गए हैं, और यही कारण है जो इन्होंने चिंता भी व्यक्त की है कि दाम बढ़े हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो शायद पिछले साल मार्च के महीने में क्रूड ऑयल का प्राइस $19 था, जो आज बढ़कर पिछले हफ्ते तक फरवरी में $61 के लगभग था, 61-62 डॉलर, आज बढ़कर 65 के लगभग हो गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक और तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, दूसरी ओर से
राज्य और केंद्र दोनों के कर, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो भी हैं। तो सर एक प्रयास ये भी है कि अगर जीएसटी काउंसिल, क्योंकि सर मैंने उत्तर में लिखा भी है, ये ओपन रखा गया था सर जब जीएसटी बना भी था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल कभी भी तय करे कि आपने इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर जीएसटी के अंतर्गत लाना है तो तय कर सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। लेकिन ये राज्यों और केंद्र जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें बैठकर निर्णय किया जा सकता है, जहां पर सभी राज्यों की सरकारें और प्रतिनिधि वहां पर हैं। श्री के अब नेक्स्ट क्वेश्चन Sir, I would like to reiterate, sir. I want to know specifically what steps is the government going to take to reduce the cost of petrol and diesel, sir. That's the only question. He's given a lengthy general answer. I'm happy with that, but I want to know a specific, is there a time frame or what steps they are going to take, sir? सर मैं माननीय सांसद महोदय का प्रश्न समझ गया हूँ, मैंने पहले भी कहा। अब मैं थोड़ा और इसको स्पष्ट तरीके से कह दूं, आप भी कुछ राज्य में कम कीजिए, हम भी यहाँ पर कुछ कम करने के विचार कर सकते हैं और दोनों को मिलकर ही करना होगा। देखिए राज्य ये कहें हम नहीं करेंगे, केंद्र कहेगा हम नहीं करेंगे, तो दोनों को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। और इसमें चाहे आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कोई और राज्य भी हो सर, राज्यों ने भी अपने अपने टैक्सेस लगा रखे। कोई कह सकता है दिल्ली में ज़्यादा, कोई कह सकता है बॉम्बे में ज़्यादा है। तो हर किसी को उस बारे में सोचना है कि आम आदमी के ऊपर बोझ ज़्यादा ना पड़े। केंद्र भी इसके ऊपर विचार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, राज्य भी इसके ऊपर विचार करें। श्री के मुरलीधरन। Government is levying additional excess duty on petrol and diesel at rupees 23.78 and rupees 28.37 respectively, and thereby the government earned more than 21 lakh crores of rupees since May 2014. Sir, so my question is, if these petroleum products were brought under GST, will the prices will come down? I think Honorable Cabinet Minister told that government is ready to include petroleum products in GST. What is the response from the government? सर इसमें मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जीएसटी के लिए मैंने पहले भी कहा, जब जीएसटी कानून बना था तब ये प्रावधान छोड़ दिया गया था कि जब भी राज्य चाहे, केंद्र चाहे, इकट्ठे मिलकर जीएसटी काउंसिल तय करे कब इसको इंक्लूड करना है। और जब ये इंक्लूड किया जाएगा उस समय टैक्स क्या होगा, किस रेट पर आएगा, सेस कितना लगेगा, ये आज कहना उचित नहीं होगा। ये जीएसटी काउंसिल ही तय करेगी कि उसका टैक्सेशन रेट क्या होगा, सेस कितना % होगा। क्योंकि आज की डेट में राज्य कुछ अपने टैक्सेस लगा रहे हैं, केंद्र अपना लगा रहा है, उसको कुल मिलाकर आप एवरेज आउट करके कहां पर आने के लिए तैयार हो। आज राज्यों की भी एक बड़ी। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और असली बात पर माननीय मंत्री जी गोल गोल घुमा दे रहे हैं। चलो अच्छा बात नहीं बोला। जब जीएसटी लगा था उस समय भी पूरे देश में यही स्थिति थी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स का प्रावधान था और उसी को खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया था, वन नेशन वन टैक्स। और माननीय मंत्री जी को स्मरण होगा कि तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने जीएसटी काउंसिल में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ ये वार्ता में कहा था कि आने वाले समय में पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी में शामिल किया जाएगा। आज की स्थिति क्या है? राज्य अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं, कई राज्य हैं जो ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, कई राज्यों में कम है, कहीं एक रूपता नहीं। और अगर एक रूपता नहीं है तो उसमें एक रूपता लाने के लिए आज इस बात की आवश्यकता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के परव्यू में लाया जाए। अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं जीएसटी काउंसिल विचार करेगा। जीएसटी काउंसिल में आप ले जाएंगे ना प्रस्ताव, वित्त मंत्रालय प्रस्ताव ले जाए, राज्य अगर सहमत नहीं हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर राज्य सहमत होगा तो जीएसटी के दायरे में इसको लाइए। और जीएसटी के दायरे में अगर लाइएगा तो पेट्रोलियम पदार्थों के कीमतों में आप नियंत्रण कर सकते हैं, पूरे देश में एकरूपता रहेगी। मैं मानते हैं पूरे देश में एकरूपता रहेगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप जीएसटी काउंसिल में वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को लेके कब जाना चाहती है? एकदम
सर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एजेंडा जो है वो अलग अलग राज्यों के माध्यम से भी। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।